अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइज़ा वसीम। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर की सीरीज़ चल रही है और बात कर रहे हैं हम अवेलेबिलिटी टैक्टिक्स से रिलेटेड। पिछली वीडियो में हमने फॉल्ट डिटेक्शन के सभी टैक्टिक्स को डिटेल में देख लिया था। हमने बात कर ली थी इको पिंग, हार्ट बीट एंड एक्सेप्शन की। अगर आपने ये वीडियो वॉच करनी है तो इस वीडियो के लास्ट में वो शो हो जाएगी। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड द रिकवरी प्रिपरेशन एंड रिपेयर टैक्टिक्स। बेसिकली जब हम अपने सिस्टम में फॉल्ट को डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, अब हमें चाहिए कि हम उसको रिकवर करें, उसको प्रिपेयर करें ताकि वो आगे अपनी फंक्शनैलिटीज़ यूज़र को प्रोवाइड कर सके और अवेलेबल रहे फॉर द यूज़र, ताकि यूज़र अपनी बाकी जितने भी टास्क वगैरह हैं, डिज़ायर्ड चीज़ें हैं, वो परफॉर्म कर सके। अच्छा, अब हमारे पास रिकवरी करने के लिए, अपने सिस्टम को रिपेयर करने के लिए जो टैक्टिक्स यूज़ होते हैं वो है वोटिंग, एक्टिव रिडंडेंसी, पैसिव रिडंडेंसी एंड स्पेस। आज के इस वीडियो में हम ये वाला पार्ट जो है वो कवर करेंगे। देन हम रिकवरी और प्रिवेंशन का पार्ट हम सेकेंड वीडियोस में, बाकी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम रिपेयर कैसे करना है उससे रिलेटेड टैक्टिक्स को डिटेल में देख लेंगे। वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स की ऑलमोस्ट सभी वीडियोस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम बात करें फॉल्ट रिकवरी एंड प्रिपरेशन टैक्टिक्स से रिलेटेड। देखो, यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लोग फॉल्ट रिकवरी एंड प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ पर जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो ये कि किस तरह हम फॉल्ट से रिकवरी हासिल कर सकते हैं। हमारे सिस्टम में फॉल्ट आ गया, अब हमें उसको रिकवर करना है, तो वो कैसे करेंगे अपने सिस्टम को, ठीक है। तो इसके डिस्क्रिप्शन देखें, फॉल्ट रिकवरी कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ रिकवरिंग एंड मेकिंग द सिस्टम रिपेयर। अब यहाँ पर जो टैक्टिक्स यूज़ होते हैं उसमें पहला टैक्टिक है हमारा वोटिंग का। वोटिंग का कॉन्सेप्ट डिटेल में देखो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है हमारे पास। इसकी डिस्क्रिप्शन रीड आउट करने से पहले इसको मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँगी, और वो ये कि देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सिस्टम में 10 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि रिडंडेंट हैं। अब रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट ये है सिंपल कि फॉर एग्जांपल अगर आपका सिस्टम है उसमें 2 कंपोनेंट्स अगर रिडंडेंट है ना, इट मीन्स कि वो सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर एक सिस्टम में फेलियर आ गया तो आप उसको फेल कर दो, फॉल्ट आ गया इस वाले फॉर एग्जांपल इस वाले कंपोनेंट में फेलियर आ गया, फॉल्ट आ गया, इसको आप फेल कर दो, बाकी इस कंपोनेंट को यूज़ कर लो क्योंकि सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। रिडंडेंसी का मतलब ही यही होता है कि वो सेम इनपुट लें, सेम उसको प्रोसेस करें और सेम आउटपुट जनरेट करें। ये कहलाता है रिडंडेंसी। वोटिंग को समझने के लिए आपको रिडंडेंसी क्लियर हो गया। अब वोटिंग को समझते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सिस्टम में 10 कॉम्पोनेंट रिडंडेंट है, यानी कि वो सेम इनपुट ले रहे हैं, सेम तरह से प्रोसेस कर रहे हैं और सेम आउटपुट जनरेट करके दे रहे हैं, तो वोटिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो आपका आउटपुट जनरेट कर रहे हैं आपके रिडंडेंट कंपोनेंट्स, वो एक वोटर को सेंड किया जाता है, ठीक है। अब वोटर क्या करता है, उसे पता है कि सारे कंपोनेंट्स रिडंडेंट हैं, सेम आउटपुट जनरेट करके देंगे। अगर 10 में से कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट थोड़ा चेंज रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, इट मीन्स कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में आपका फॉल्ट अकर हुआ है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में कुछ मसला है, तो वो उसको जो है वो उसके आउटपुट को वो डिस्कार्ड कर देता है। बाकी जो हमें आउटपुट्स मिले होते हैं उसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा वोटिंग में एक कॉन्सेप्ट भी ये भी होता है कि हमारे पास 10 कंपोनेंट है ना, तो उसमें से एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को प्रिफर्ड कंपोनेंट का नाम दिया जाता है कि हाँ, इसके ऊपर हमें ज़्यादा आप कहो कि ट्रस्ट है कि ये कंपोनेंट ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, बाकी 9 पे आपको इतना ज़्यादा अच्छा ट्रस्ट नहीं है। तो उस कंपोनेंट्स का जो आउटपुट होता है वो मैच किया जाता है बाकी डिफरेंट रिडंडेंट कंपोनेंट्स के साथ, और ये चेक किया जाता है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि गलत रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। वोटिंग का सारा कॉन्सेप्ट ही है। आई होप क्लियर हुआ होगा। वोटिंग में ये भी हो सकता है कि अगर आपके कंपोनेंट्स में फॉल्ट नहीं है तो मे बी ऐसा हो कि आपके प्रोसेसर में फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि प्रोसेसेस रनिंग ऑन रिडंडेंट प्रोसेसर्स ईच टेक इवैल्यूएट इनपुट, इक्विवेलेंट इनपुट एंड कंप्यूट एन आउटपुट वैल्यू दैट इज सेंड टू द वोटर। यानी कि जितने भी रिडंडेंट कंपोनेंट्स हैं सब सेम इनपुट ले रहे हैं, उसको प्रोसेस करके एक वोटर को अपने सब आउटपुट सेंड कर रहे हैं। इफ़ वोटर डिटेक्ट्स डेविएट बिहेवियर फ्रॉम अ सिंगल प्रोसेसर इट फेल्स इट। अगर किसी एक प्रोसेसर का रिजल्ट चेंज है, बाकी सबका सेम है, तो वो जिसका चेंज है ना, इट मीन्स कि उसके अंदर फॉल्ट है, वो उसको फेल कर देता है। द वोटिंग एल्गोरिथम कैन बी, वोटिंग के डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, वो हो सकते हैं हमारे पास मेजॉरिटी रूल्स, प्रिफर्ड कंपोनेंट्स,
और सम अदर एल्गोरिथम्स, डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज़ हो सकते हैं, जिनमें से जो आप कहो कि फेमस है ना, वो मेजॉरिटी रूल्स एंड प्रेफर्ड एल्गोरिथम्स। दिस मेथड इज यूज टू करेक्ट फॉल्टी ऑपरेशंस और फेलियर ऑफ प्रोसेसर एंड ऑफन यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम्स। मोस्टली ये जो चीज़ है, आप कहो ये मेथड जो है वो कंट्रोल सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है। If all of the processor utilize the same algorithms, the redundancy detects only a processor fault. अगर सबके सब जो है वो कोई फॉल्ट नहीं दिखा रहे, तो इट मीन्स हमारे पास जो है वो प्रोसेसर में फॉल्ट हो सकता है। ओके, वोटिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ जो हमारे पास सेकंड यहाँ पर आप कहो टेक्टिक है, वो है एक्टिव रिडंडेंसी। एक्टिव रिडंडेंसी का कंसेप्ट क्या है, इसकी डिटेल देखेंगे। पहले सिंपली वर्ड्स में इसकी आपको कंसेप्ट समझा देती हूँ। एक्टिव रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि देखो यहाँ पर हमारे पास रिडंडेंसी कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। जैसे कि अभी हम बात करके आए कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सेम इनपुट ले रहे होते हैं, सेम उसको प्रोसेस करके उसका आउटपुट जनरेट करके दे रहे होते हैं। अब एक्टिव रिडंडेंसी में हमारा एक चीज़ ये यूज़ होती है कि देखो सबके पास इनपुट आ रहा है, सब उसको प्रोसेस भी कर रहा है, लेकिन जो पहले आउटपुट जनरेट करके देगा ना, उसका आउटपुट कंसीडर किया जाता है यहाँ पर। इसका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंपोनेंट फेल हो जाता है आउटपुट जनरेट करने में, तो दूसरा कंपोनेंट उसको हमें दूसरे कंपोनेंट से हमें आउटपुट मिल जाता है। इसका एडवांटेज ये है हमारे पास कि इसमें जो डाउन टाइम है हमारे पास वो इन द रेंज ऑफ मिली सेकेंड्स होता है, लेकिन इसमें हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिडंडेंट कंपोनेंट्स हैं, सब इनपुट ले रहे हैं, सब आउटपुट जनरेट करके दे रहे हैं। तो जब ज़्यादा एक कंपोनेंट जितनी कॉस्ट ले रहा है, तो अगर वैसे ही और भी कंपोनेंट्स हैं तो ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है यहाँ पर हमारे पास। अब एक्टिव रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादातर हमारे पास क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज़ होता है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि ऑल रिडंडेंट कंपोनेंट्स रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट इन पैरेलल एंड ऑल आर इन द सेम स्टेट। सबके सारे जितने भी रिडंडेंट कंपोनेंट्स हैं वो सेम स्टेट में होते हैं और पैरेलली काम कर रहे होते हैं। द रिस्पॉन्स फ्रॉम ओनली वन कॉम्पोनेंट इज़ यूज्ड। जो पहले कॉम्पोनेंट हमें रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है ना, उसको हम कंसिडर करते हैं, रेस्ट को बाकियों को डिस्कार्ड कर देते हैं। द डाउन टाइम ऑफ द सिस्टम व्हेन अ फॉल्ट अकर यूजिंग दिस टेक्टिक इज मिली सेकेंड। ठीक है, डाउन टाइम मिली सेकेंड में होता है यहाँ पर। एक्टिव रिडंडेंसी इज ऑफन यूज्ड इन क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ज़्यादातर क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ठीक है, इन एक्टिव रिडंडेंसी द सिंक्रोनाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाय इंश्योरिंग दैट ऑल मैसेजेस टू एनी रिडंडेंट कंपोनेंट्स आर सेंट टू ऑल रिडंडेंट कंपोनेंट्स। इसका मतलब ये है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब कि सब कंपोनेंट्स को इनपुट एक ही टाइम पर जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट टेक्टिक है वो है पैसिव रिडंडेंसी। पैसिव रिडंडेंसी की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर भी हमारे पास कंपोनेंट्स तो रिडंडेंट ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। कुछ कंपोनेंट्स स्टैंड बाय रखे जाते हैं और एक कंपोनेंट को यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट बनाया जाता है, जो कि आउटपुट को आप कहो कि हमें जनरेट करके दे रहा होता है। इन केस अगर हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट फेल हो जाता है, तो फिर हमारा सेकेंडरी कंपोनेंट को यूज़ किया जाता है कि वो हम उसके आउटपुट को कंसीडर करें। ठीक है, अगर हम एक्टिव रिडंडेंसी में डाउन टाइम की बात करें थे तो वहाँ पर हमारे पास वो मिली सेकेंड्स में था, जबकि यहाँ पर हम लोग डाउन टाइम की बात करें तो वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास सेकेंड्स में डाउन टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा कुछ सिस्टम्स में हमारे पास मॉनिटरिंग कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है, जो कि ये डिसाइड करता है कि कौन से कंपोनेंट को प्राइमरी कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, और बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो कंट्रोल सिस्टम्स में ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पैसिव रिडंडेंसी, द प्राइमरी कंपोनेंट रिस्पॉन्स टू द इवेंट। हमारे पास इवेंट के लिए कौन रिस्पॉन्ड कर रहा होता है? प्राइमरी कंपोनेंट। एंड इन्फॉर्म्स अदर स्टैंड बाय कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट अपडेट दे मस्ट मेक व्हेन अ फॉल्ट अकर इन प्राइम। जब भी हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट में फॉल्ट अकर हो जाता है तो द सिस्टम मस्ट फर्स्ट इंश्योर दैट द बैकअप स्टेट इज सफिशिएंटली fresh before resuming services. This approach is also used in the control systems. Basically हमारे पास ये जो अप्रोच है वो कंट्रोल सिस्टम्स में यूज़ की जाती है। प्राइमरी कंपोनेंट फेल हो जाए तो फिर सेकेंडरी कंपोनेंट के आउटपुट को कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा दिस टेक्टिक डिपेंड अपॉन द स्टैंड बाय कंपोनेंट्स टेकिंग ओवर द रिलायबिलिटी एंड द डाउन टाइम इज यूजुअली बी लिमिटेड टू द सेकेंड्स. In passive redundancy, the synchronization is the responsibility of the primary component, which may use atomic broadcast to the secondaries to the
गारंटी सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ पर जितना भी सिंक्रोनाइजेशन का आपका और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सब कुछ हमारे पास प्राइमरी कंपोनेंट की होती है तब तक जब तक कि वो फेल ना हो जाए। यहाँ पर जो लास्ट टेक्निक हमारे पास यूज़ किया जाता है रिकवरी में, फॉल्ट रिकवरी में, वो है हमारे पास स्पेयर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा रखना, मतलब कि ऐसी चीज़ कि जब आपका ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स फेल हो जाए तो हम सिस्टम का स्पेयर रखते हैं ताकि बेसिक फंक्शनैलिटीज़ हमारी पूरी हो सकें। जो भी हमारी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ एंड डिज़ायर टास्क हैं वो तो हमें फुलफ़िल करना ही है, इसलिए हम एक स्पेयर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको कंपोनेंट्स रख लेते हैं ताकि अगर ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स फेल हो जाए तो हम उस स्पेयर को यूज़ कर सकें और हमारी बेसिक नीड्स जो है वो फंक्शनैलिटीज़ पूरी हो सकें। इसमें डाउन टाइम हमारे पास जब वो मिनट्स में होता है, क्योंकि स्पेयर को कॉन्फ़िगर करने में टाइम लगता है, ठीक है, बट स्पेयर को यूज़ करने से, बट यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना कि स्पेयर को यूज़ करने से पहले इट शुड हैव लॉग मेंटेन होगा तो हम उसको बेसिक फंक्शनलिटीज़ के लिए आगे यूज़ कर सकेंगे। स्पेयर को यूज़ करने के लिए उससे पहले हम अपडेटेड डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर लेते हैं ताकि हमारे पास जितना भी अपडेटेड डेटा हो वो मौजूद हो और लॉस ना हो। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। स्टैंड बाय सिस्टम स्पेयर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इज configured to replace many different failed components. It must have its state initialized when a failure occurs. When the failure occurs, spare can provide at least the basic functionalities for the system. The downtime for this tactic is usually in minutes. इस वीडियो में हमने बात की about recovery से related different tactics के बारे में, हमने बात की spare के बारे में, हमने पैसिव रिडंडेंसी को देखा, हमने एक्टिव रिडंडेंसी को देखा। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वोटिंग के कॉन्सेप्ट को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।